गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे फर्म के साम्य के बारे में और हमने साम्य की मान्यताओं के बारे में पढ़ा है। अब हम देखते हैं कि एक पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का साम्य कैसे प्राप्त किया जाता है, किस तरीके से एक फर्म साम्य में पहुंचकर वहां से हिलना पसंद नहीं करेगी, वहां से मूवमेंट नहीं करती है। ठीक है, फर्म के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म प्राइस एक्सेप्टर होती है और उद्योग के द्वारा बाजार की मांग और पूर्ति के द्वारा कीमतों का डिसीजन किया जाता है। ठीक है, और जो फर्में होती हैं दिए हुए मूल्य पर उत्पादन की मात्रा निर्धारित करती है, जहाँ पर उनको अधिकतम लाभ प्राप्त होता है और न्यूनतम हानि होती है। अब साम्य किस तरीके से प्राप्त किया जाता है, इसके दो मेथड है। पहला मेथड है फर्म के साम्य की कुल लागत एवं कुल आगम रीति। कुल लागत और कुल आगम रीति में हम देखते हैं कि चूँकि जब आप इस टेबल को देखिए, टेबल में आप देख रहे हैं उत्पादन व बिक्री की इकाइयाँ, यानी फर्मों के द्वारा जो उत्पादन किया जा रहा है, जैसे 1 2 3 4 5, यानी ये फर्मों के द्वारा प्रोडक्शन किया जा रहा है। हर एक वस्तु की कीमत 5 रुपये है, क्योंकि फर्में क्या है, कीमत एक्सेप्ट करने वाली होती हैं। ये कीमतें उद्योग के द्वारा डिसाइड की गई हैं। अब फर्म को टोटल रेवेन्यू कितना प्राप्त हो रहा है, इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? प्राइस को क्वांटिटी से इंटू कर दीजिए तो आपको TR टोटल रेवेन्यू प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं टोटल रेवेन्यू, जैसे पहली इकाई से 5 रुपये, दूसरी इकाई से 2 × 5 10, तीसरी इकाई से 3 × 5 15, फिर है 4 × 5 20। इस तरीके से टोटल रेवेन्यू हमें प्राप्त हो रहा है। कुल स्थिर लागत की बात करें तो स्थिर लागत मैंने आपको बताया था, अगर फर्में उत्पादन ना भी करें तो भी उनको टोटल फिक्स कॉस्ट तो देनी ही पड़ती है, उठानी पड़ती है वो। तो यहाँ टोटल फिक्स कॉस्ट अगर उत्पादन की मात्रा 1 है तो भी 15 है, और उत्पादन की मात्रा अगर 10 है तो भी टोटल फिक्स कॉस्ट आपका क्या है, स्थिर है, जो कि 15 बता रहा है। परिवर्तनशील लागत को देखेंगे तो ये देखिए, पहले 3 है, फिर 5 6 6 7, इस तरीके से बढ़ रहा है। तो पहले धीमी गति से बढ़ रहा है, उसके बाद में यह है थोड़ी तेज गति से बढ़ रहा है। यानी उत्पादन की मात्रा में जैसे जैसे परिवर्तन करते हैं, TVC में भी परिवर्तन आता है, और पहले धीमी गति से बढ़ता है लेकिन बाद में तेज गति से बढ़ना स्टार्ट करता है। TC कर्व कैसे प्राप्त किया? ये हमें प्राप्त हुआ है TFC प्लस TVC से, हमें ये प्राप्त हुआ है TC कर्व। ठीक है, और कुल लाभ कैसे ज्ञात करेंगे? कुल लाभ का है प्रॉफिट हमें पता चलेगा, हम कैसे करेंगे, TR माइनस TC। ठीक है, ये आपका है कि टोटल रेवेन्यू में टोटल कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो हमें प्रॉफिट के बारे में पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, जैसे पहली इकाई है, पहली इकाई में टोटल रेवेन्यू हमें 5 के बराबर प्राप्त हो रहा है। फिर यहाँ पर आप इस लागत देखिए 18 है, तो 5 - 18 बराबर -13। इसी प्रकार से दूसरी लागत, दूसरी इकाई प्रोडक्शन करने में 10 रुपये के बराबर आगम हमें प्राप्त हुई है, और लागत हमारी रही है 20, तो 10 - 20 बराबर -10। तो ये हमें प्रॉफिट है, जो कि पहले माइनस में है, बाद में जाके प्लस में है। यहाँ पर आप प्रॉफिट को देख सकते हैं कि प्रॉफिट कहाँ पर अधिकतम है। जब प्रॉफिट का आप देख सकते हैं, आप TC माइनस TR कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्रॉफिट आपके 8 इकाई उत्पादन जब आप कर रहे हैं तो आपके प्रॉफिट ज़्यादा है। इस समय 8 इकाई उत्पादन में आपको कुल आगम जो है वह 40 है, और कुल लागत है वह 33 के बराबर है, और इन दोनों में जो अंतर है उसके आधार पे प्रॉफिट हमें प्राप्त हो रहा है, जो कि 7 रुपये है। इसको हम डायग्राम से देखेंगे। डायग्राम में आप देखिए, OY अक्ष पर कुल आय, कुल लागत और कुल लाभ को लिया गया है, OX अक्ष पर उत्पादन की मात्रा को लिया गया है। TC कर्व को आप देखेंगे तो TC कर्व देखिए, इसकी शेप, ये शेप जा रही है अपने इस तरीके से। ठीक है, ये शेप जा रही है। अगर आपसे पूछा जाए कि TC कर्व यहीं से क्यों जा रहा है, ये OX से क्यों नहीं जा रहा है, तो इसका अंतर आपको समझ आ जाना चाहिए। जैसा कि हमने लागत वक्रों में पढ़ा था कि TC क्या होता है, TFC प्लस TVC। तो जब आप उत्पादन अगर 0 भी रखते हैं तो भी TFC के बराबर आपको लागत देनी पड़ती है। तो यहाँ जो 0 उत्पादन पर,
ठीक है। उत्पादन की मात्रा शून्य पर जो आपकी कुल लागत है वह कुल लागत TFC के बराबर है। यहाँ TVC आपकी क्या है, शून्य है। शून्य क्यों है, क्योंकि आपने उत्पादन को बढ़ाया ही नहीं है, उत्पादन आपका शून्य है इसलिए। तो TC बराबर TFC, इसीलिए आपका TC कर्व है वह है OX अक्ष से, आपके ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट नहीं होता है TC कर्व, ये ओरिजिन से ऊपर से स्टार्ट होता है और इसका कारण स्थिर लागतों की वजह से है। TR कर्व को देखिए, TR कर्व आपका ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और ओरिजिन पॉइंट से ये सीधा आपके मूवमेंट कर रहा है, ऊपर की तरफ अपराइज हो रहा है। अब आप यहाँ देखेंगे कि TC और TR जो कर्व है ये 2 पॉइंट पे एक दूसरे को काट रहे हैं। ये 2 पॉइंट कौन से हैं, एक तो L पॉइंट है और एक आपका ये M पॉइंट है। इन 2 पॉइंट पर ये काट रहे हैं, यानी इन पॉइंट पे TC और TR क्या है, दोनों बराबर हैं। ठीक है, TC और TR दोनों बराबर है इन दोनों पॉइंट पे। अब हम देखें तो अब आप इसके हर एक डायग्राम के हर एक पक्ष को देखिए। OQ1 उत्पादन की मात्रा से पहले TC और TR में TC ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ देखने से पता चल रहा है कि TC इज़ ग्रेटर देन TR है। ये कहाँ पर है, ये है OQ1 पॉइंट से पहले की स्थिति, यानी लागत ज़्यादा है, लाभ कम हो रहा है या आय कम है, तो ऐसी परिस्थिति में हानि हो रही है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं हम Q1 से, आप यहाँ देखिए Q3 पॉइंट तक, या फिर आप ये देखिए Q3 पॉइंट पे भी देखिए कि TC और TR बराबर है, यानी यहाँ पर भी लाभ शून्य है और एक यहाँ पर भी लाभ शून्य है। इससे बाद वाला पॉइंट भी देखिए तो TC आपका TR से ज़्यादा ऊपर है, तो ये भी हानि की स्थिति है। तो ये 2 चीज़ें तो हानि की हो गई, यानी ना तो प्रोड्यूसर OQ1 पॉइंट से पहले रुकेगा, ना OQ3 के बाद में बाहर जाएगा। अब लाभ का क्षेत्र कैसे प्राप्त होगा, लाभ का क्षेत्र हमें प्राप्त होगा इन Q1 से Q3 पॉइंट के बीच में हमें लाभ की मात्रा प्राप्त होगी। Q1 से Q3 के बीच में लाभ की मात्रा प्राप्त होगी। अब हमें देखना क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। प्रॉफिट मैक्सिमाइज कब होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा आपके जब आपका ये जो TC और TR हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइज तब होगा जब TR माइनस TC इन दोनों के बीच में अंतर मैक्सिमम होगा। इनके बीच में हमें अंतर को मैक्सिमम करना है। ठीक है, मैक्सिमम अंतर कहाँ पर है, अब आप इस डायग्राम को देखिए बहुत अच्छे से। इस डायग्राम में आप ये देख पा रहे हैं कि चूँकि Q1 से Q3 का सारा पॉइंट लाभ का क्षेत्र है, लेकिन अब हमें Q1 से Q3 पॉइंट में कौन से पॉइंट पे रुकना है, ये डिसाइड हम कैसे कर पाएंगे, हम TC और TR कर्व के बीच में जो अंतर है उस अंतर के ग्राउंड पर हम ये डिसाइड कर पाएंगे। तो आप यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो दूरी है वह दूरी जहाँ पर अधिकतम हो उस पर्टिकुलर पॉइंट को आप लेके आप क्या कर सकते हैं, उत्पादन की मात्रा का डिसीजन कर सकते हैं। जैसे कि इस पॉइंट पे आप A पॉइंट पे देख सकते हैं कि A और B ये जो दूरी है ये दूरी मैक्सिमम है, बजाय किसी और पॉइंट पे आप यहाँ देखेंगे तो ये दूरी मैक्सिमम है। यानी इस पॉइंट से यहाँ से सीधी रेखा ड्रॉ करेंगे तो Q2 पॉइंट प्राप्त होगा, यानी इस पॉइंट पे, यानी उत्पादन की OQ2 मात्रा पर आपका जो TC है, टोटल कॉस्ट है, वह टोटल कॉस्ट कितना है, वह है Q2 के बराबर। इसी प्रकार से TR कितना है, TR है AQ2 के बराबर। तो लाभ कितना हुआ, लाभ की मात्रा हो गई, प्रॉफिट हो गया आपके AB के बराबर, जो कि मैक्सिमम है। तो इस प्रकार से हम कुल लागत और कुल लाभ के माध्यम से हम फर्म के साम्य को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अब इसकी आलोचना भी देखिए। आलोचना यह है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट यानी अधिकतम लाभ को प्राप्त करने वाले पॉइंट को प्राप्त करना बड़ा मुश्किल ऐसे हो जाता है, आपको ये देखना पड़ेगा कि TC और TR में कहाँ पर मैक्सिमम अंतर है। नॉर्मली इसको प्राप्त करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार से ये विधि अपने आप में क्या है, थोड़ी सी कठिनाई भरी वाली विधि है। इसकी बजाय हम अब दूसरी विधि को देखेंगे जो कि है सीमांत आगम
और सीमांत लागत पद्धति। इस पद्धति में हम क्या देखते हैं, इसके अंतर्गत फर्म का साम्य कहाँ पर होता है? इस पद्धति में फर्म का साम्य वहाँ होता है जहाँ MC और MR कर्व आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये MC MR, तो ये आधुनिक पद्धति है फर्म के साम्य को पता लगाने की। ठीक है, तो जहाँ पर MC बराबर MR होगा वहाँ पे फर्म का साम्य बिंदु हमें प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ इस डायग्राम में इस टेबल को आप देख के MR और MC ज्ञात कर सकते हैं। MR कैसे ज्ञात करेंगे? MR ज्ञात करने का फॉर्मूला है डेल्टा TR अपॉन डेल्टा Q। ठीक है, तो इस तरीके से आप MR ज्ञात करेंगे। MC कैसे ज्ञात करेंगे? MC ज्ञात करने का तरीका है डेल्टा TC अपॉन डेल्टा Q, और जहाँ पर MC और MR दोनों बराबर होगा वहाँ फर्म का साम्य हमें प्राप्त होगा। तो आप यहाँ पर्टिकुलर पॉइंट पे अब देख सकते हैं कि फर्म का साम्य कहाँ पे बराबर है। तो यहाँ आप ये MR देखिए, MR है MR जो कि सभी जगह 5 है, 5 क्यों दे रखी है? जैसा कि मैं पहले बता रखी हूँ कि पूर्ण प्रतियोगिता में P बराबर AR भी होता है, P बराबर MR भी होता है। तो इसलिए यहाँ पर अगर मुझे प्राइस पता है तो मुझे MR पता है, प्राइस पता है तो AR पता है। ठीक है, तो ये सभी उत्पादन के सभी पॉइंट पे जो MR है वह स्थिर रहेगी 5 के बराबर। MC को देखिए आप, MC में ये पहले तो कम हो रहा है, फिर उसके बाद में बढ़ रही है MC कर्व। ठीक है, और जहाँ पर ये 5 है वहाँ पर ही MR भी 5 है। तो यानी पर्टिकुलरली 8 प्रोडक्शन जब 8 पे होगा, यानी कोई फर्म 8 इकाई प्रोडक्शन करेगी तब जाकर वह अधिकतम लाभ को प्राप्त कर पाएगी। क्यों? क्योंकि उस पॉइंट पे ही आपका सीमांत लागत और सीमांत लागत ये दोनों आपस में बराबर हो रहे हैं। ठीक है, इसको आप डायग्राम से भी देख सकते हो। इस डायग्राम में देखिए पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत x अक्ष पर उत्पादन की मात्रा है, y अक्ष पर सीमांत और औसत लागत, और सीमांत और औसत आगम दोनों दे रखा है। पूर्ण प्रतियोगिता में आपको पता ही है कि आपका यह जो हॉरिजेंटल जाता है, ठीक है, यानी फर्म क्या है, प्राइस को स्वीकार करने वाली होती है। तो AR बराबर MR हो गया। ठीक है, और MC कर्व के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं जब हम कॉस्ट के बारे में पढ़ रहे थे कि आपके जो कर्व है ये U शेप में होते हैं। तो यहाँ पर आप ये जो MC कर्व है, इस MC कर्व को आप ये देखिए, इसको पर्टिकुलर ये MC कर्व MR को कहाँ काट रहा है? 2 पॉइंट पे काट रहा है, एक तो है L और एक है M। ठीक है, अब इस वाले पॉइंट पे देखते हैं, L वाले पॉइंट पे अगर वह उत्पादन की मात्रा कोई फर्म OQ करती है। अब आप देखिए कि L के बाद में भी अगर कोई फर्म उत्पादन बढ़ा रही है तो लागत कम हो रही है। MC कर्व को देखिए, वह नीचे जा रहा है। इसका मतलब है कि उत्पादन करने में फ़ायदा ही है, उत्पादन का विस्तार करने में फ़ायदा है। क्यों है फ़ायदा? क्योंकि कॉस्ट आपकी क्या है, गिर रही है। और ठीक है, तो ऐसे में कोई भी विवेकपूर्ण अगर फर्म होगी तो वह OQ1 पॉइंट पर उत्पादन नहीं करेगी, वो उत्पादन की मात्रा को और बढ़ाएगी, और बढ़ा के कहाँ तक लेकर आएगी? M पॉइंट तक। M पॉइंट पे आपके क्या है, यानी उत्पादन की मात्रा बढ़ाकर M पॉइंट तक लेकर आएगी। यहाँ पर आपका MC और MR कर्व दोनों बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो पहली संतुलन की पहली शर्त क्या है? MC बराबर MR होना चाहिए। ठीक है, ये पहली शर्त है संतुलन की। दूसरी शर्त क्या होनी चाहिए? MC कर्व आपका MR कर्व को नीचे से काटता हुआ ऊपर की तरफ जाना चाहिए, यानी नीचे से काटता हुआ जाना चाहिए, ऊपर से काटता हुआ नहीं जाना चाहिए, नीचे से काटता हुआ जाना चाहिए। ठीक है, तभी जो संतुलन हमें प्राप्त होगा वह क्या होगा? स्थायी संतुलन होगा। देखिए ऊपर से काटता हुआ जा रहा है, तो यानी इसका मतलब है अगर मैं उत्पादन की मात्रा और बढ़ाती हूँ तो MC कर्व तो और नीचे हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में मेरे लिए तो लाभदायक है कि मैं उत्पादन की मात्रा को बढ़ाती ही रहूं। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि इसे नीचे से काटता हुआ ऊपर की तरफ जाना चाहिए, तभी जाकर जो संतुलन की हमें प्राप्ति होगी वह संतुलन कैसा होगा? स्थायी संतुलन होगा। तो ये आप इसको, या इसको मैं ये भी कह सकती हूँ कि नीचे से सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम वक्र को नीचे से काटता हुआ जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है? MC वक्र का ढाल का मूल्य MR वक्र के ढाल के मूल्य से अधिक होना चाहिए। अब आप यहाँ देखिए, ढाल की बात करते हैं हम यहाँ पे,
इस एम पॉइंट पे, या आप यहाँ पे ले, यहाँ पे अगर मुझे ढाल निकालना है तो मैं स्पर्शरेखा खींचूंगी, तो ये ढाल ज़्यादा है बजाय एम आर वक्र के ढाल से, यानी एम सी कर्व का ढाल ज़्यादा है एम आर कर्व के मुकाबले। तो ऐसी परिस्थिति में, यानी आप ढाल को देखिए, एम सी वक्र का ढाल अधिक होना चाहिए, ठीक है ना। स्लोप ऑफ एम सी कर्व पर है ना, वह ज़्यादा होना चाहिए एम सी का एम आर कर्व के मुकाबले, ठीक है, वह संतुलन की स्थिति होगी। इस प्रकार हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, आप ये इनको रीडिंग कर लेना, आप ये जो मैंने आपको समझाया वही इसमें दिया है, ठीक है। अब अगर हम अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत चलते हैं कि अपूर्ण प्रतियोगिता में किस तरीके से एमसीओ किस प्रकार से संतुलन होगा, तो उसका आप ये डायग्राम देख लीजिए। अपूर्ण प्रतियोगिता में चूंकि आपको पता ही है कि देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता में आपका जो ए आर और एम आर ये कर्व जो होते हैं ना, ये इस तरीके से रेखा जाती है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल। लेकिन अपूर्ण प्रतियोगिता में आपका ए आर कर्व नीचे जाता है और एम आर कर्व भी, यानी आपको प्रति इकाई उत्पादन बढ़ाने के लिए कीमतों में कमी, कीमतें आपकी कम होती है, या तो आप उत्पादन पे नियंत्रण कर सकते हैं या कीमतों पर नियंत्रण कर सकते हैं। इसे हम आगे और पर्टिकुलर इनके जो चैप्टर हैं उनमें इसको अच्छे से क्लियरली हम पढ़ेंगे। यहाँ आप सिर्फ इतना समझिए कि फर्म का साम्य कहाँ आता है। अब आप यहाँ देखिए, एम सी कर्व जो है एम आर कर्व को नीचे से काटता हुआ जा रहा है, तो यहाँ पर काट रहा है, तो इस पॉइंट पे उत्पादन की मात्रा डिसाइड होगी, और इस पॉइंट पे उत्पादन की मात्रा तो डिसाइड हो जाएगी ओ क्यू, और फर्म कीमतें कितना रखेगी, कीमतों की पहचान हमें प्राप्त होती है ए आर कर्व से। तो ये जो ए आर कर्व है, इससे इसको स्पर्श कर देंगे और इसको वाई अक्ष पर ले जाएंगे, तो ये प्राइस हमें पता चल जाएगी, ठीक है। और लागत के बारे में हमें पता लगाना है, तो ये तो आपका उत्पादन की मात्रा हो गई, ठीक है, और लागत का हमें पता लगाना है, तो इस पॉइंट पे जो ए सी कर्व है उससे हमें लागत का पता चल जाएगा। तो ओ क्यू उत्पादन करने की लागत कितनी आ रही है आपकी, ओ एल एन क्यू, और कीमतें कितनी मिल रही हैं, ओ पी एम क्यू, यानी लाभ की मात्रा कितनी हो गई है, एल पी एम एन, ये आपकी लाभ की मात्रा हो गई। तो ये आपने क्या किया है, ए आर माइनस ए सी करके आपने लाभ की मात्रा ज्ञात करी है, ठीक है। तो ये इस तरीके से फर्म का संतुलन होता है अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि हमने जो सेकंड कंडीशन रखी है, कि पहली कंडीशन तो क्या रखी है कि एम आर बराबर एम सी होना चाहिए, सेकंड कंडीशन क्या रखी है कि एम सी कर्व काटता हुआ ऊपर जाना चाहिए। अब अगर मान लीजिए ये पोजीशन नहीं रहती है, एम सी कर्व काटता हुआ ऊपर नहीं जा रहा, नीचे जा रहा हो। अब आप इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पे इस डायग्राम में एम सी कर्व है, एम आर कर्व को ई पॉइंट पे काटने के बाद में नीचे की तरफ जा रहा है ना, नीचे की तरफ जा रहा है। तो पहला संतुलन तो हमें प्राप्त हो रहा है कि ई पॉइंट पे एम आर बराबर एम सी है, यानी उत्पादन ओ क्यू वन पर होगा। अब दूसरा पॉइंट संतुलन की जो दूसरी पर्याप्त शर्त है वह क्या है, एम सी नीचे से ऊपर काटता हुआ होना चाहिए। अब आप ई पॉइंट के बाद में अगर मान लीजिए उत्पादन करते हैं, ओ क्यू टू तक उत्पादन करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आप ये देखिए कि उपरोक्त उत्पादन प्राप्त करने के लिए आपको कम लागत देनी पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में एक प्रोड्यूसर को तो फायदा है अगर वह उत्पादन की मात्रा को ओ क्यू वन तक ना रखकर ओ क्यू टू तक रखता है, तो ये तो उसके लिए फायदे की स्थिति है। तो एक प्रोड्यूसर ओ क्यू वन पे संतुष्ट नहीं होगा, वह और ज़्यादा प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लागतें और कम हो रही है। तो ये जो संतुलन है ना ई पॉइंट, ये फर्म का संतुलन पॉइंट नहीं होगा, स्थायी संतुलन नहीं होगा। स्थायी संतुलन आगे की तरफ हमें प्राप्त होगा। इसलिए कहा जाता है कि सेकंड शर्त जो है, एम सी कर्व नीचे से काटता हुआ ऊपर की तरफ जाना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है एक फर्म के संतुलन को प्राप्त करने के लिए। अब अगर हम उद्योग के संतुलन की बात करते हैं, तो उद्योग के संतुलन में आपको ये पता होना चाहिए कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा में ही उद्योग और फर्में अलग अलग होती हैं, और उद्योग का संतुलन वहाँ होता है जहाँ उद्योग उत्पाद उस अवस्था को प्राप्त करने के बाद में उससे हिलना पसंद नहीं करता है। तो एक उद्योग का संतुलन तब माना जाता है जब उस उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु की कुल मांग उसकी कुल पूर्ति के बराबर होती है।
ठीक है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में अल्पकाल और दीर्घकाल में उद्योग की कुल मांग और कुल पूर्ति के बराबर होने पर किसी वस्तु का कीमत का निर्धारण होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत जो हम संतुलन की बात करते हैं वह संतुलन अल्पकाल और दीर्घकाल इन दो के आधार पे होता है। तो उद्योग का जो संतुलन अल्पकाल का होता है ना, वह संतुलन उद्योग का अल्पकाल में अस्थायी होता है। अस्थायी क्यों? क्योंकि अल्पकाल में उद्योग को 3 प्रकार की स्थिति प्राप्त हो सकती है, सामान्य लाभ, असामान्य लाभ और हानि, तीनों स्थिति प्राप्त हो सकती है। तो क्या फर्मों को ये स्थिति प्राप्त हो सकती है? ऐसी स्थिति में फर्में क्या है, अल्पकाल में एंटर भी कर सकती है और एग्जिट भी कर सकती है, जबकि दीर्घकाल में जो उद्योग का संतुलन होता है वह स्थायी प्रकृति का होता है। यानी स्थायी प्रकृति का क्यों? क्योंकि दीर्घकाल में फर्में ना तो फर्मों का ये जो आना और जाने की जो प्रवृत्ति होती है वह दीर्घकाल में खत्म हो जाती है और दीर्घकाल में फर्मों को नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से दीर्घकाल में उद्योग का जो संतुलन है वह कौन सा संतुलन होता है? स्थायी संतुलन होता है। और अल्पकाल में जो उद्योग का संतुलन होता है वह अस्थायी संतुलन होता है। आज का आपका चैप्टर इतना ही है। धन्यवाद।